जी, सब लोगों को आवाज आ रही है बच्चों? ये हमारे बच्चों कितनी क्लासेस हो गई थी और हमने क्या कुछ पढ़ लिया था, क्या कुछ रहता है? कहाँ तक पढ़ा था हमने? थर्ड है, अच्छा। यूएस फॉरेन पॉलिसी पढ़ ली थी। अच्छा, आगे शुरू करें बच्चों? जी, अच्छा जी। आवाज तो सब लोगों को क्लियर आ रही है ना? बच्चों शुरू करें अल्लाह का नाम लेके। चलो, अच्छा मेरे बहनों भाइयों, प्लीज हम जाने लगे हैं यूएसए की फॉरेन पॉलिसी पे, सॉरी रशिया की फॉरेन पॉलिसी पे। रशिया की फॉरेन पॉलिसी मेरे बहनों भाइयों कंपैरेटिवली ना काफी ज्यादा सिंपल है एज कंपेयर टू द फॉरेन पॉलिसी ऑफ, ठीक है, एज कंपेयर टू द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अमेरिका। ठीक, अब ऐसा बेटा प्लीज कॉन्सेप्ट जरा समझिए। रशिया की फॉरेन पॉलिसी का थीम है प्री पोस्ट 9/11। ठीक है, रशिया की फॉरेन पॉलिसी का थीम क्या है मेरा बच्चा? प्री पोस्ट 9/11। ठीक हो गया? अच्छा, फिजा बेटा प्री पोस्ट 9/11 का थीम जरा समझना है। देखो, हमारे कोर्स के अंदर है रशियन फॉरेन पॉलिसी हीरा बेटा। और प्री पोस्ट 9/11 का क्या मतलब है? आज का रशिया, ठीक है फिजा, आज का रशिया किस टाइम क्याम में आता है? आज का रशिया तो क्याम में आता है 1991 में, ऐसा ही है। तो 1991 से लेके आज तक रशिया एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक हो गया? रशिया एग्जिस्ट कर रहा है। अब फिजा बेटा मैंने लफ्ज बोला है 9/11, 9/11 2001 ऑटोमेटिकली। तो हम लोग थीम क्या दे रहे हैं? रशिया की फॉरेन पॉलिसी को हम थीम दे रहे हैं प्री 9/11। इसका क्या मतलब है? 1991 से लेके 9/11 तक। और दूसरा हम थीम दे रहे हैं पोस्ट 9/11। पोस्ट 9/11, पोस्ट 9/11 का क्या मतलब है? 9/11 से बाद से लेके आज तक। चुनाचे हम रशियन फॉरेन पॉलिसी को दो फेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं। एक है प्री 9/11 और एक है पोस्ट 9/11। यहां तक अगर सारों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मेरा बच्चा मुझे ओके कॉल दो। ये प्री 9/11 और पोस्ट 9/11 का अगर कॉन्सेप्ट ओके हो गया तो मुझे ओके कॉल दो। ठीक है, अब मुबीन कहानी जरा समझी। रिमशा बेटा कहानी पे जरा गौर करना है, कहानी थोड़ी सी टेक्निकल है। ठीक है माहम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सोवियत यूनियन को, यानी आज के रशिया को, तो कोल्ड वॉर के अंदर शिकस्त हुई थी। ठीक है, अब शिकस्त उसे होती है जो कमजोर हो। तो माहम बेटा 1991 में जब रशिया को कोल्ड वॉर में शिकस्त हुई तो रशिया उस टाइम मिलिट्रिस्टिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली वीक हो चुका था। महम एक सदी वॉर के अंदर रहने की वजह से उसकी मिलिट्री ओवरस्ट्रेच हो चुकी थी। ठीक है, अमेरिका के साथ, कैपिटलिज्म के साथ रिफ्ट की वजह से उसकी इकोनॉमी, उसकी इंडस्ट्री, ठीक है,
हिम्मत हार चुकी थी, कमजोर हो चुके थे, उसका पॉलिटिकल फैब्रिक तबाह हो चुका था, मुल्क 15 हिस्सों में टूट चुका था, मुल्क के अंदर कई तरह की पॉलिटिकल मूवमेंट चल रही थी, सोशली लोगों का इनकम स्टेटस ठीक है गिर चुका था, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी हद तक डिफॉर्म हो चुका था। तो माहम बेटा हर तरीके से हर तरीके से सोवियत यूनियन रशिया कमजोर था, वो किसी भी तरीके से किसी एक्सटर्नल एंगेजमेंट, किसी भी एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट का मुतहम्मल नहीं हो सकता था। ठीक है, तो माहम बेटा आसान सी बात, अगर एक बंदा जख्मी है, एक बंदा कमजोर है, एक बंदे का सर फटा हुआ है, एक बंदे की टांग टूटी हुई है, तो वो बंदा पहले अपनी जान बनाएगा, पहले जिम में जाएगा, पहले हॉस्पिटल में जाएगा, या वो पहले सारों से पंगा लेने के लिए निकल पड़ेगा? फर्स्ट स्टेप के ऊपर वो अपनी स्ट्रेंथ को बहाल करेगा, या वो डायरेक्टली कोई पंगा लेने के लिए निकल पड़ेगा? वो पहले तो अपनी स्ट्रेंथ को बहाल करेगा ना, हाँ या ना? फर्स्ट स्टेप के अंदर तो वो अपनी स्ट्रेंथ को बहाल करेगा ना। ठीक हो गया? तो मेरे बहनों भाइयों, ठीक है, वो अपनी हेल्थ बहाल करेगा। अब इसका एक दूसरा भी तरीकेकार है हसन, दूसरे एंगल से भी इसे जरा समझिए। वो दूसरा एंगल क्या है? वो दूसरा एंगल हसन ये है, ठीक है हसन, वो दूसरा एंगल ये है कि मेरे भाई, ठीक है, बड़ा ही एक छोटा सा और बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और वो बेसिक सा और छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है हसन? इस कॉन्सेप्ट को जरा समझिए। अमेरिका का रिफ्ट किन के साथ, सॉरी रशिया का रिफ्ट किसके साथ? उसका रिफ्ट है अमेरिका के साथ। अमेरिका ने आपको कूटा, उसने आपकी टांगें तोड़ी, आपका सर फाड़ा, आपका गुर्दा निकाल लिया। सोने पे सुहागा ये कि आप किसी भी तरीके से उससे जंग लड़ने के काबिल नहीं हो। ठीक हो गया? आप हॉस्पिटल में भी बैठे हो। और उसके ऊपर बढ़ के हसन हुआ ये कि अमेरिका का अभी तक किसी और की तरफ फोकस ही नहीं है, यानी अमेरिका का अभी तक किसी और रिफ्ट की तरफ फोकस भी कन्वर्ट नहीं है। अमेरिका के लोंडे अस्पताल के बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं कि कहीं आप अपने पर पुर्जे निकाल के सजे खबे होके दोबारा से अमेरिका को तंग ना करना शुरू कर दो। तो एक तो हसन आपकी सेहत अपनी ऐसी नहीं है, ठीक है, कि आप अमेरिका को चैलेंज कर सको। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये कि अमेरिका ने आपके ऊपर चीते की नगाह रखी हुई है। आपको अमेरिका ये मौका ही नहीं दे रहा किसी भी तरीके से कि आप अमेरिका को चैलेंज कर सको। तो एक तरफ आपकी अपनी ये कैपेसिटी नहीं है कि आप किसी भी तरीके से दोबारा से चौधराहट करो, दुनिया में पंगेबाजी करो। और दूसरी साइड के ऊपर जो दुनिया का चौधरी है, वो आपको ये स्ट्रेटेजिक वैक्यूम ही नहीं दे रहा कि आप किसी भी तरीके से दुनिया के फड्डे में इन्वॉल्व हो। आई होप से मेरे बहनों भाइयों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो अगर हम 9/11 1991 से लेके 9/11 तक रशिया की फॉरेन पॉलिसी को देखें, तो रशिया की फॉरेन पॉलिसी हाईली इंटरनलाइज्ड है। रशिया की फॉरेन पॉलिसी हाईली इंटरनलाइज्ड है। इसका क्या मतलब है कि रशिया किसी भी किस्म की एक्सटर्नल पावर प्रोजेक्शन की तरफ नहीं जा रहा। वो बाकी दुनिया से महज रस्मी किस्म के ताल्लुकात रख रहा है। वो बाकी दुनिया से किसी भी तरह के किसी कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज होने की कोशिश नहीं कर रहा। वो बाकी सारों को कह रहा है हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे टू यू, लव यू जानी, मिस यू जानी, सी यू सून, ईद मुबारक, लव यू। ठीक हो गया? इससे ज्यादा वो किसी भी किस्म की एक्सटर्नल पावर प्रोजेक्शन करने की कोशिश नहीं कर रहा। इससे ज्यादा वो किसी भी किस्म की एक्सटर्नल पावर राइवलरी में नहीं जा रहा, बल्कि उसका फोकस ये है कि बाहर की दुनिया के साथ महज रस्मी से ताल्लुकात रख के, महज सिंबॉलिक रिएक्शन रख के, बजाय किसी एक्सटर्नल पावर पॉलिटिक्स के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाए, वो इंटरनल स्ट्रेंथनिंग, इंटरनल मॉडर्नाइजेशन, इंटरनल रिफॉर्म्स, डोमेस्टिक स्टेबिलिटी की तरफ फोकस करने की कोशिश कर रहा है। चुनाचे मुबीन
क्या मैं ये कह सकता हूं कि 1991 से लेके 9/11 तक रशिया ने किसी भी किस्म की एक्सटर्नल प्रोजेक्शन की फॉरेन पॉलिसी को फॉलो नहीं किया, बल्कि एक्सटर्नली उसने अपनी इंटरेक्शन को लिमिट करके, अपनी प्रोजेक्शन को लिमिट करके उसने फोकस किया अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी पे, ताकि वो इंटरनली, ठीक है, अपने पॉलिटिकल सिस्टम, अपने इकोनॉमिक सिस्टम, अपनी मिलिट्री पावर, अपने सोशल फैब्रिक को रीस्ट्रक्चर कर सके, रीस्ट्रेंथन कर सके, और वो हमें दोबारा से एक बार एक मेजर पावर के तौर पे, एक मेजर डोमेस्टिक पावर के तौर पे अपने आप को स्ट्रेंथन कर सके। मुबीन, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? प्यास, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अगली बात जरा समझिए मुबीन, अब मेरा प्यारा भाई मेरी अगली बात जरा समझेगा। मेरी अगली बात जरा समझेगा। अब मुबीन, 9/11 के वक्त ना अमेरिका ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर मारा, ठीक है मुबीन? 9/11 के अंदर अमेरिका ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर मारा। मुबीन, वो ब्लंडर क्या था? इस कॉन्सेप्ट को जरा समझिए मुबीन, वो ब्लंडर क्या था, उस कॉन्सेप्ट को जरा समझिए। हीरा बेटा, इस कॉन्सेप्ट को जरा समझिए, ठीक है? देखो मुबीन, नेटो इसलिए बनाई गई थी कि सारे फर्स्ट वर्ल्ड के कंट्रीज, यानी अमेरिका और उसके यूरोपियन यूनियन इत्तेहादी, सारे फर्स्ट वर्ल्ड के कंट्रीज, ठीक है, कम्युनिस्ट एक्सपेंशनिज्म को रोकेंगे, ठीक है? यानी नेटो किस लिए बनाई गई थी हीरा बेटा? नेटो इसलिए बनाई गई थी कि अगर सोवियत यूनियन किसी भी ठीक तरीके से एक्सपेंड करेगा तो सारे नेटो के मुमालिक मिलके रशियन प्रोजेक्शन को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, वो मिलिट्रिस्टिकली रशिया को चैलेंज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब मेरे बहनों भाइयों, ठीक है, अगली बात जरा टेक्निकल सी है मुबीन। जब 9/11 हुआ ना, तो नेटो के सारे बड़े बैठे और नेटो के सारे बड़ों ने बैठ के ये डिसाइड किया, बड़ी चवल मारी, ये डिसाइड किया कि अब हमें मजीद किसी भी किस्म का रशियन अग्रेशन का थ्रेट नहीं है, तो हम सारे मिलके वॉर ऑन टेरर में चलते हैं, और हम सारे मिलके वॉर ऑन टेरर में जाके इराक और अफगानिस्तान का सत्यानाश मारते हैं, क्योंकि हमें किसी भी तरीके से अब रशियन एक्सपेंशन का, रशियन अग्रेशन का या रशियन अटैक का थ्रेट नहीं है। ठीक हो गया? तो नेटो के बड़ों ने इस अजम्पशन के साथ, ठीक है, रशिया की तरफ से फोकस हटाया और उसने अपना फोकस पूरे का पूरा इराक और अफगानिस्तान की तरफ कर लिया। अब मुबीन, मैं जो थोड़ी देर पहले बता रहा था कि भाई आप अस्पताल में हो, जिस गुंडे ने आपको कूटा है उसके लोंडे अस्पताल के बाहर हैं, और उसने आपके ऊपर सख्त किस्म की नजर रखी हुई है कि कौन आपसे मिलने आ रहा है, कौन आपसे मिलने जा रहा है। ठीक हो गया? तो ऑटोमेटिकली आपके पास तो वैक्यूम ही नहीं है कि आप कोई, ठीक है, किसी भी तरीके के पर पुर्जे मार सको। लेकिन जब नेटो ने, अमेरिका ने अपना, ठीक है, फोकस रशिया से हटा लिया, और अमेरिका ने अपना फोकस रशिया से हटा के इराक और अफगानिस्तान की तरफ कर लिया, तो ऑटोमेटिकली चीते की निगाह तो हट गई। तो नंबर वन, रशिया को एक स्ट्रेटेजिक वैक्यूम मिल गया, क्या वो थोड़े पर पुर्जे खोल सके? तो अमेरिका जब वॉर ऑन टेरर के अंदर इंगेज हुआ, तो अमेरिका का फोकस रशिया से हटा, और इस फोकस के हटने की वजह से रशिया को एक स्ट्रेटेजिक वैक्यूम मिल गया,
कि वो एक बार फिर से दुनिया की पावर पॉलिटिक्स के अंदर दोबारा से इंगेज हो सकता है। ठीक है मेरे बहनों भाइयों, प्लीज क्लास के अंदर इन्वॉल्व हो। आज आप लोग क्लास के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे, ठीक हो गया। तो हुआ क्या है मुबीन, ठीक है, मुबीन के अलावा कोई क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। हुआ क्या है अरूज बेटा, स्टेप नंबर 1, एक तो अमेरिका की वॉर ऑन इंगेजमेंट की वजह से, वॉर ऑन, जी सुंदर बेटा आप ठीक कह रहे हो, वॉर ऑन इंगेजमेंट की वजह से शाहजी, ठीक है, एक तो, ठीक है, रशिया को ये स्ट्रेटेजिक वैक्यूम मिल गया कि वो बाहर निकले, और दूसरा ये कि 10 साल रशिया इंटरनल स्टेबिलिटी इतनी एक्वायर कर चुका था कि वो एक बार फिर इस पोजीशन में था कि वो दोबारा से दुनिया की पावर पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो फिजा बेटा 9/11 से पहले उसकी इंटरनलाइज्ड पॉलिसी इसलिए थी कि एक तो अमेरिका उसे स्ट्रेटेजिक वैक्यूम नहीं दे रहा था, और नंबर 2 उसकी अपनी ये नेशनल कैपेसिटी नहीं थी, उसकी अपनी ये पावर कैपेसिटी नहीं थी। लेकिन 9/11 तक वो अपनी नेशनल पावर को रीएस्टेब्लिश कर चुका था, वो अपनी नेशनल कैपेसिटी को फिर से बिल्ड कर चुका था। और दूसरा, अमेरिका का रशिया से फोकस हटने की वजह से और अमेरिका का स्ट्रेटेजिकली इंगेज होने की वजह से विद वॉर ऑन टेरर, रशिया को ये एक रूम मिल गया कि वो एक बार फिर से अपनी पावर प्रोजेक्शन कर सकता है। तो 9/11 के बाद रशिया की फॉरेन पॉलिसी इंटरनलाइज्ड की बजाय एक्सटर्नलाइज्ड, ठीक हो गया, एक्सटर्नलाइज्ड। इसका क्या मतलब है कि रशिया ने 9/11 के बाद आहिस्ता आहिस्ता एक बार फिर से बाहर की दुनिया में, दुनिया की ग्लोबल पॉलिटिक्स में री इंगेज होना शुरू कर दिया। और सहर बेटा, फिजा बेटा, ये जो री इंगेजमेंट है ना, इसकी इंटेंसिटी हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा से ज्यादा बढ़ती गई। चुनाचे अगर मैंने इस एक्सटर्नलाइज्ड फॉरेन पॉलिसी का ग्राफ बनाना है तो 9/11 से लेके आज तक हर गुजरते दिन के साथ रशिया ज्यादा से ज्यादा पावर ओरिएंटेड हो रहा है। हर गुजरते दिन के साथ रशिया ज्यादा से ज्यादा असर्टिव हो रहा है। हर गुजरते दिन के साथ रशिया, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल पावर ट्रेजेक्ट्री के अंदर अपने आप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है। तो 9/11 से लेके आज तक रशिया एक्सटर्नलाइज, ठीक है, ग्रोइंग असर्टिवनेस, ग्रोइंग अग्रेसिवनेस, ग्रोइंग पावर ओरिएंटेशन, ग्रोइंग, ठीक है, ग्लोबल कंपटीशन के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके चल रहा है। तो फरहान, आई होप सो मैंने तुझे फेजेस क्लियर करवा दिए कि 9/11 से पहले इंटरनलाइज्ड फॉरेन पॉलिसी और 9/11 के बाद एक्सटर्नलाइज्ड फॉरेन पॉलिसी। 9/11 से पहले वो डोमेस्टिक, ठीक है, रीस्ट्रेंथनिंग के ऊपर फोकस था, और 9/11 के बाद वो ग्लोबल पावर कंपटीशन और ग्लोबल पोजीशनिंग के ऊपर फोकस है। आई होप सो मेरे बच्चों को यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब रिंशा बेटा, जो 9/11 से लेके आज तक जो इनकी ग्रोइंग ट्रेजेक्ट्री है ना, बच्चों स्केप्टिकल और हॉकिश डेडिकेटेडली टर्म इस्तेमाल होती है अमेरिका के लिए, ये रशिया के लिए इस्तेमाल नहीं होती। ठीक हो गया, ये डेडिकेटेडली अमेरिकन, ठीक है, अमेरिकन स्ट्रेटेजिक कमेंट्री के अंदर ये दो टर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब फरहान, अब अगली बात जरा समझती हैं। ये जो रशिया की एक्सटर्नलाइज्ड फॉरेन पॉलिसी है ना फरहान, फरहान मेरी जान जरा समझिए ये बात, जो रशिया की एक्सटर्नलाइज्ड फॉरेन पॉलिसी है ना, इसके अंदर भी जो वाटरशेड मूवमेंट है, वाटरशेड मूवमेंट का क्या मतलब है फरहान, जो सबसे सिग्निफिकेंट मूवमेंट है। वहां बेटा वाटरशेड मूवमेंट का क्या मतलब है, जो सबसे सिग्निफिकेंट मूवमेंट है, वो सबसे सिग्निफिकेंट मूवमेंट है ईयर 2018, सॉरी ईयर 2008, ठीक है, और उसके बाद ईयर 2014। अब ये ईयर
2008 और 14 के अंदर क्या हुआ, ठीक है। फरहान, कॉन्सेप्ट जरा समझिए। ईस्टर्न यूरोप का एक इलाका जिसे कहते हैं यूक्रेन, ईस्टर्न यूरोप का एक इलाका जिसे कहते हैं यूक्रेन, ठीक है। यूक्रेन का एक रीजन जिसे कहते हैं जॉर्जिया, और जॉर्जिया का, ठीक है, ठीक है, जॉर्जिया का एक एरिया, एक पेनिनसुला जिसे कहते हैं क्रीमिया, ठीक है, क्रीम। स्टीफन पाइफर अमेरिका के अंदर रशियन इश्यूज के एक्सपर्ट माने जाते हैं, हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं, एक एनालिस्ट हैं। उन्होंने, ठीक है, ये क्रीमियन वाकये के बाद 2014 के बाद एक एनालिसिस किया, और वो एनालिसिस क्या था? वो एनालिसिस ये था, ठीक है, कि इफ आई पुट क्रीमियन मैसेज इनटू अ स्लोगन, तो वो स्लोगन क्या होगा? वो स्लोगन होगा रशिया इज, वो स्लोगन क्या होगा मेरा बच्चा? वो स्लोगन होगा रशिया इज बैक। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब यह है कि क्रीमिया के जरिए रशिया ने दुनिया को जो पैगाम देने की कोशिश की है, अगर मैं उस पैगाम को एक नारे की शक्ल दूं, तो वो नारा ये है कि रशिया ने दुनिया को कहा है कि हम वापस आ गए हैं, जानी आ जाओ मैदान में खुशबू लगा के, ठीक हो गया, अब पड़ेगा मैच, हम फंसाएंगे सिंह, ठीक है। सहर बेटा, जैसे ही ये वाकया हुआ, तो उसके बाद मेरी प्यारी बेटी, पूरी दुनिया ने रशिया के बारे में एक जुमला लिखना शुरू कर दिया, रिसर्जिंग रशिया, रिसर्जेंट रशिया, ठीक हो गया। यानी रिसर्जिंग रशिया का क्या मतलब है? अब रिसर्जिंग रशिया का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि रशिया अब दुनिया की पावर पॉलिटिक्स के अंदर दोबारा से रिसर्च कर रहा है। अब वो पहले की तरह होम्योपैथिक नहीं बैठेगा, अब एक बार फिर से दुनिया में पावर राइवलरी शुरू हो जाएगी। और फरहान, 2014 के बाद कुछ स्कॉलर ये कहते हैं कि भाई कोल्ड वॉर टू बिटवीन कोल्ड वॉर टू बिटवीन रशिया और अमेरिका स्टार्ट हो चुकी है। यहां तक मेरे बच्चों को बात समझ आ गई? बच्चों, यहां तक बात समझ आ गई? अब अली मेरी जान, अब जरा समझी। फरहान, अब मेरी जान जरा समझी। फिजा, ये बात तो क्लियर होगी ना कि जो रशिया की फॉरेन पॉलिसी है वो असर्टिव है, एक बार फिर से वो दोबारा से, ठीक है, रिसर्च कर रहा है, रीअसर्ट कर रहा है। लेकिन, ठीक है, 3 पॉइंट जरा समझिए। अगर रशिया की फॉरेन पॉलिसी को सहर बेटा एनालाइज करना है, तो पहला पॉइंट, ठीक है, रशिया की फॉरेन पॉलिसी अमेरिकन सेंटर्ड है, ठीक हो गया। नंबर 2, ये हर उस फ्रंट पे है जिसके अंदर यूएसए इन्वॉल्व है। सर बेटा, 2 पॉइंट समझ आ गए?
और नंबर 3 चीज, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है, ठीक है, कि ये हमेशा एंटी अमेरिकन है, एंटी अमेरिकन है। बात समझ आ गई यार बच्चों? ये तीनों पॉइंट समझ आ गए तो ऑटोमेटिकली पूरी बात समझ आ जाएगी। ठीक है, फरहान, मुबीन, अली, जवाब दो मुझे डंगरो। ठीक हो गया? बड़ी सीधी सी बात। तो सीधी सी बात क्या है हसन? बस सीधी सी ये बात है कि रशिया की फॉरेन पॉलिसी अमेरिकन सेंटर्ड है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि रशिया हर उस फ्रंट के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है जहां पे अमेरिका है। और नंबर 3 चीज, इसकी पॉलिसी हमेशा एंटी अमेरिकन है। यानी सहर ये पॉलिसी बनाएगा विद रेफरेंस टू अमेरिका। इसका क्या मतलब है? जिस जिस फ्रंट के ऊपर अमेरिका इन्वॉल्व होगा उस फ्रंट के ऊपर रशिया इन्वॉल्व होगा। और नंबर 3, रशिया कैसे इन्वॉल्व होगा? जो पॉलिसी डायरेक्शन अमेरिका फॉलो करेगा, ठीक हो गया, हमेशा रशिया उसके अगेंस्ट पॉइंट ऑफ व्यू लेगा। तो हसन, ठीक है, हसन, मुबीन, बड़ी मोटी सी बात ना, कि अगर अमेरिका अफगान पीस प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा तो मुबीन ऑटोमेटिकली रशिया भी उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा। और अगर मुबीन अमेरिका ये कोशिश करेगा कि अफगान पीस प्रोसेस ऐसा हो कि वहां पे कोलेशन गवर्नमेंट बने और किसी ना किसी तरीके से वहां पे अमेरिकन प्रेजेंस को अकोमोडेट किया जाए, तो रशिया चाहेगा कि नहीं, ठीक है, जो हामिद करजई, ठीक है, या ये जो अभी मौजूद है अशरफ गनी, ये बिल्कुल फारिग हो, तालिबान को ऑल आउट कंट्रोल मिले और अमेरिका कंप्लीटली मंजरनामे से गायब हो। कहानी समझ आई या नहीं आई? ठीक हो गया? अगर सीरिया के अंदर जाके, सकीना बेटा, अगर सीरिया के अंदर जाके अमेरिका सपोर्ट करेगा एंटी बशारुल असद को, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली प्यूटन सपोर्ट करेगा बशारुल असद को। ठीक हो गया? अगर यमन के अंदर अमेरिका सपोर्ट करेगा सलाफी सुन्नीस को, तो रशिया ऑटोमेटिकली सपोर्ट करेगा जैदी शियास को या होतीस को। अगर अमेरिका प्यार की पींगें डालेगा अगर अमेरिका प्यार की पींगें डालेगा विद सऊदी अरब, तो रशिया ऑटोमेटिकली प्यार की पींगें डालेगा विद ईरान। अगर इंडिया, ठीक है, अमेरिका के साथ इंडिया प्यार की पींगें डालेगा, तो ऑटोमेटिकली रशिया प्यार पाकिस्तान की तरफ टिल्ट होगा। ठीक हो गया? और ऑटोमेटिकली अगर, ठीक है, रशिया और चाइना एक कॉमन अलाय हैं अगेंस्ट अमेरिका, और पाकिस्तान और चाइना एक नेचुरल अलाय हैं विद रेफरेंस टू सीपेक, तो ऑटोमेटिकली इंडियन, ठीक है, प्रो पॉलिसी टुवर्ड्स अमेरिका और चाइनीज एंटी पॉलिसी टुवर्ड अमेरिका की वजह से, दोनों फैक्टर्स की वजह से रशिया हर मुमकिन कोशिश करेगा कि वो पाकिस्तान के प्रो पॉलिसी बनाए। फरहान, यही रीजन है कि हमेशा जब भी यूएन के अंदर कश्मीर इशू गया है तो हमेशा रशिया ने इंडिया की फेवर में वीटो किया है। लेकिन सकीना बेटा, जब आर्टिकल 370 या 35A को रिवोक किया गया और चाइना उस मामले को इनफॉर्मल सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके गया, तो रशिया ने पहली दफा, ठीक है, ना वीटो किया और ना ही उस बिड को ब्लॉक करने की कोशिश की, अपोज करने की कोशिश की। चुनाचे, ठीक है, ये जो रशिया की एंटी अमेरिकन पॉलिसी है, इसका बेनिफिट पाकिस्तान को हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात बेहतर होते जा रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी कड़ी, ठीक है, इस साल जो हमने अमन 21 नेवल एक्सरसाइज की है, 4 सालों से जो हम लोग उनके साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उन्होंने एससीओ की मेंबरशिप में पाकिस्तान को अलाउ किया है,
उसने कराची से लेके लाहौर तक पाकिस्तान की पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन बिल्ड करने के लिए $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट दी है। रिसेंट विजिट जो हुआ है उनके फॉरेन मिनिस्टर का स्टील मिल के अंदर, उन्होंने दोबारा से इन्वेस्टमेंट देने की कोशिश की है। ये सारी की सारी वो निशानियां हैं कि जो अमेरिका का पाकिस्तान के ऊपर इन्फ्लुएंस कम हो रहा है और अमेरिका की मल्टीपल ऑफर्स के बावजूद पाकिस्तान ने चाइना का पल्लू नहीं छोड़ा, तो ऑटोमेटिकली अब उस पाकिस्तान की पिछले 2-3 साल की कंसिस्टेंट फॉरेन पॉलिसी की वजह से हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होते जा रहे हैं। तो अदनान, ये जो मैंने रशिया की फॉरेन पॉलिसी बताई, ऑटोमेटिकली इस पर्सपेक्टिव से आई होप सो तुझे अब पाकिस्तान और रशिया के रिलेशनशिप क्लियर हो जाने चाहिए। दीज आर driven by large scale geopolitical conflict between China and America, ठीक है, और चाइनीज प्रो पॉलिसीज विद रशिया और रशियन एंटी पॉलिसी टुवर्ड अमेरिका। इस पूरे के पूरे पर्सपेक्टिव के अंदर पाक रशिया ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आई होप सो मेरे बच्चों को पूरी रशियन फॉरेन पॉलिसी और उसके रेफरेंस से पाक रशिया रिलेशनशिप का ओवरव्यू पूरे का पूरा क्लियर हो गया। तो स्कीना बेटा, अगर रशिया की फॉरेन पॉलिसी का थीम पूरा क्लियर हो गया तो प्लीज मुझे ओके कॉल दो। अब तक तो फिंगर टिप्स के ऊपर तुम लोगों को आ जाना चाहिए। बच्चों क्लियर हो गया? बच्चों, मैंने तुम्हें पिछली क्लास के अंदर कहा था कि जब तुम्हें पॉलिसीज क्लियर हो जाएंगी ना इन मेजर पावर, ठीक है, पॉलिसीज क्लियर हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे जो करंट अफेयर्स हैं वो करंट अफेयर्स ऑटोमेटिकली तुम लॉजिकली उन्हें अंडरस्टैंड करना शुरू कर दोगे। तो आई होप सो तुम लोगों को अब ये करंट अफेयर्स सारे के सारे समझ आ रहे हैं। तुम करंट अफेयर्स को लार्ज स्केल जियो पॉलिटिक्स के साथ को रिलेट कर पा रहे हो। मुबीन बेटा, आई होप सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। मुबीन, मेरा गला चौक हो गया, 5 मिनट की ब्रेक कर लें। चलो 5 मिनट की ब्रेक करो, वापस आएंगे तो हम, ठीक है, वापस आएंगे हम तो मुबीन यार, मुझे इतनी वीकनेस हुई है ना कोविड की वजह से, ठीक है, अपना बेटा नमाज का भी टाइम ही नहीं हुआ, ठीक है, तो मैं अभी कोविड से पूरा रिकवर नहीं किया, ऊपर से ऑफिस और क्लास, अफ्तारी के बाद जो मेरा हाल होता है ना वो मैं तुझे बता नहीं सकता, ठीक है। अच्छा बच्चों, 5 मिनट की ब्रेक कर लो, 5 मिनट की ब्रेक के बाद, ठीक है, मैं तुम लोगों को चाइनीज फॉरेन पॉलिसी कराता हूँ, ठीक है। जी बच्चों, आगे हो सारे, बच्चों आगे हो सारे। आवाज सकीना हेडफोन के बगैर भी क्लियर आ रही है या हेडफोन लग जाऊं? कल से अभी आवाज क्लियर आ रही है ना? चलो, अच्छा बच्चों, अब जी हसन पूछ, सवाल पूछ। हाँ ऑटोमेटिकली यार, इस बात में हसन तो कोई शक नहीं है ना। रशिया ऑल आउट ऑफ पाकिस्तान की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक हो गया, उसके काफी हद तक स्ट्रेंड रिलेशनशिप हैं इंडिया के साथ, ठीक, तो यस, दिस इज अ नेचुरल थिंग, ठीक है। ये तुम में से जिन लोगों ने आईआर रखा हुआ है वो बैलेंस ऑफ पावर के अंदर ये कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली पढ़ लोगे, ठीक हो गया। अच्छा मेरे बहनों भाइयों, आगे चलूं, आगे चलूं बच्चों। अच्छा जी बच्चों, हमारी अगली फॉरेन पॉलिसी है मुबीन चाइना की फॉरेन पॉलिसी, ठीक है सर। हसन, हमारी अगली फॉरेन पॉलिसी कौन सी है? हमारी अगली फॉरेन पॉलिसी है चाइना की फॉरेन पॉलिसी, ठीक हो गया। अब सबसे पहले मेरे बहनों भाइयों कॉन्सेप्ट जरा समझिएगा, ठीक है, मेरी बात को गौर से जरा समझना है। माहम, एक चीज होती है कन्वेंशनल, एक चीज होती है अनकन्वेंशनल। अब माहम,
एक फॉरेन पॉलिसी के अंदर कन्वेंशनल पैरामीटर है और एक फॉरेन पॉलिसी के अंदर, ठीक है, अनकन्वेंशनल पैरामीटर। अब माहम बेटा, कन्वेंशनल फॉरेन पॉलिसी जनरली मुल्कों की क्या होती है कि वो सिचुएशनल अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। और सिचुएशनल अप्रोच का क्या मतलब है? उनकी फॉरेन पॉलिसी जनरली रिएक्टिव वे में ऑपरेट करती है। माहम, सिचुएशनल रिएक्टिव वे का क्या मतलब है? माहम इस बात को जरा समझिए, ठीक है। माहम, तुझे एक लड़के ने फूल दिए, तूने उसके गाल पे चुपेड़ मारी, ठीक हो गया। उसने आगे से तुझे काउंटर चुपेड़ मारी। माहम, एक सिचुएशन है जो तूने रिएक्शन दिया, उसके अकॉर्डिंगली उसने अपने रिएक्शन को एडजस्ट कर लिया, ठीक हो गया। नवाज शरीफ ने मोदी को आम भेजे, ठीक है, उसने आगे से गोले मारे। फिर नवाज शरीफ ने मोदी की मां को चिट्टी साड़ी भेजी। अब नवाज शरीफ बोले साईं को ये नहीं पता था कि चिट्टी साड़ी वहां पे तब देते हैं जब कोई बंदा मर जाता है। बात समझ आई या नहीं है? तो उसने आगे से गोले मारे। तो यहां से हो रही है इश्कियां, वहां से हो रही है डिश्कियां। तो सिचुएशनल वे में जब वहां से बार बार हो रही है डिश्कियां, तो रिएक्टिवली हम भी कहेंगे लेफे डिश्कियां। हिमशा कहानी समझ आई या नहीं समझ आई? ठीक हो गया। तो जनरली मुल्क सिचुएशन टू सिचुएशन अपनी पॉलिसी को दूसरे मुल्क के रिएक्शन की बुनियाद पर एडजस्ट करते हैं। लेकिन फिजा बेटा, चाइनीज ऐसे फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाते। चाइना की फॉरेन पॉलिसी जनरली सिचुएशनल नहीं होती बल्कि एब्सोल्यूट होती है। और वो रिएक्टिव वे के अंदर फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाते हैं, वो प्रोएक्टिव वे के अंदर फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। यहां तक कहानी समझ आ गई? ये कहानी समझ आ गई? यानी चाइना रिएक्टिव वे के अंदर फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाता, उसने कुछ एब्सोल्यूट पॉलिसी बनाई है और वो हर सिचुएशन में उस पॉलिसी के मुताबिक ही चलता है। चाहे अगला चरस भेजे, चाहे अगला अफ्तारी भेजे या ना भेजे। फिजा तूने डिसाइड कर लिया ना कि तूने क्लास को अफ्तारी नहीं करवानी, तो पूरी क्लास मनहूस तुझे अफ्तारियां कराती रहे। तूने मनहूस ने रिएक्शन के अंदर सिचुएशन को देखते हुए तूने अफ्तारी नहीं करवानी, तूने एब्सोल्यूट पॉलिसी बना ली, प्रोएक्टिव पॉलिसी बना ली कि मैंने अफ्तारी नहीं करानी तो नहीं करनी। अब कहानी समझ आ गई? अब इस अफ्तारी के मोड से कहानी पूरी की पूरी समझ आई या नहीं समझ आई? तो रशिया चाइना की फॉरेन पॉलिसी जनरली एब्सोल्यूट प्रोएक्टिव वे के अंदर ऑपरेट करती है। यहां तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मुझे ओके कॉल दो। ठीक है, अब इस बुनियाद पे वहां बेटा आगे बढ़ने से पहले ना झलिए इनका प्रिंसिपल नोट कर ले। ठीक है, चाइना की फॉरेन पॉलिसी का प्रिंसिपल नोट कर ले। इनका प्रिंसिपल है मॉरल प्रिंसिपल्स एंड स्लोगन्स टू वूल वॉरियर डिप्लोमेसी। हेरा जल्दी से ये नोट कर, मॉरल प्रिंसिपल्स एंड स्लोगन्स टू वूल वॉरियर डिप्लोमेसी। नोटेड? मॉरल प्रिंसिपल्स एंड स्लोगन्स टू वूल वॉरियर डिप्लोमेसी। नोट हो गया मेरा बच्चा? ठीक है तेबा बेटा, ये वूल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी मैं बाद में बताऊंगा। ये वूल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं मॉरल प्रिंसिपल्स एंड स्लोगन्स बता रहा हूं। यहां तक कहानी समझ आ गई? पहले मैं मॉरल प्रिंसिपल्स एंड स्लोगन्स बता रहा हूं, बाद में मैं तुम लोगों को वूल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी बताऊंगा। ठीक है, अब कहानी जरा समझिए। माहम, कहानी जरा समझिए। अज्यूम कर अरूज, मेरी आज तुम लोगों के साथ पहली क्लास है। अरूज, अज्यूम कर मेरी आज तुम लोगों के साथ पहली क्लास है। मैं क्लास के अंदर आता हूं, मैं तुम लोगों को ये कहता हूं कि देखो बच्चों, क्लास के अंदर मेरा कंडक्ट इन प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे होगा। मेरा कंडक्ट इन असूलों की बुनियाद पे होगा। ये मेरे मॉरल प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है माहम? अब माहम, मैं क्लास में हर बंदे के साथ मुबीन अपने इन इखलाकी असूलों की बुनियाद पे ऑपरेट करूंगा। जो मेरे साथ
मेरे असूलों पे चलेगा उसके साथ इश्कियां, और जो मेरे साथ मेरे असूलों पे नहीं चलेगा उसके साथ डिश्कियां। ठीक हो गया। अब मोटी सी बात जिया, इस सिचुएशन में मैं चाइना हूं और तुम लोग सारे के सारे दुनिया के बाकी ममालिक हो। तो चाइना अपनी फॉरेन पॉलिसी को कैसे ऑपरेट करता है? चाइना अपनी फॉरेन पॉलिसी कभी नहीं देता, वो अपने मॉरल प्रिंसिपल्स एंड स्लोगन्स ऑफ फॉरेन कंडक्ट देता है। वो टाइम के साथ साथ हर टाइम के बाद कुछ वक्त के बाद अपने कोई मॉरल प्रिंसिपल्स एंड स्लोगन्स देता है। वो ये कहता है कि भाई मेरे ये मॉरल प्रिंसिपल्स एंड स्लोगन्स हैं, जो मेरे साथ मेरे इन असूलों पे चलेगा उसके साथ होगी मोहब्बतें, और जो मेरे साथ इन असूलों को तोड़ेगा उसके साथ होगा 36 का आंकड़ा। ठीक है मुबीन? तो मोटी सी बात, चाइना कभी भी रिएक्टिव वे के अंदर सिचुएशनल फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाता, बल्कि मुबीन चाइना अपने फॉरेन कंडक्ट को शेप देने के लिए कुछ स्टैंडर्ड मॉरल प्रिंसिपल्स एंड स्लोगन्स डिक्लेयर कर देता है, और वो ये कहता है कि किसी भी मुल्क के साथ कोऑपरेशन या कॉन्फ्लिक्ट, कॉर्डियल रिलेशनशिप या डिस्टियां रिलेशनशिप डिपेंडेंट होंगे कि वो मुल्क हमारे साथ रिलेशनशिप में हमारे उन प्रिंसिपल्स को ऑनर करता है या नहीं करता। सीधी बात, नो बकवास। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मोबिन? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है। अब इस पूरी चीज को मद्देनजर रखा जाए मुबीन, तो मेरा प्यारा भाई, ठीक है, 1950 से लेके आज तक डिफरेंट फेजेस में चाइना ने डिफरेंट प्रिंसिपल्स दिए। ठीक हो गया। इस पूरी स्लाइड का स्क्रीनशॉट लो, पहले फिर समझाता हूं। इस पूरी स्लाइड का स्क्रीनशॉट लो, पहले फिर समझाता हूं। अली एक मिनट ठहर जा। अली एक मिनट ठहर जा। ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे। मैं थोड़ी सी नंबरिंग कर दूं पहले। बच्चों, ये जो पहले तीन हैं ये हैं पोस्ट 9/11। ये पोस्ट 9/11 के प्रिंसिपल्स हैं। डन हो गया। ये जो न्यू सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है ये 1990s में स्लोगन आया। और अली, ये जो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस है ये कोल्ड वॉर के दौरान आया। ठीक है, इन 1962। कोल्ड वॉर के दौरान आया इन 1962। डन हो गया। अब स्क्रीनशॉट लो सारे के सारे, बल्कि एक मिनट ठहर जाओ, एक मिनट ठहर जाओ, एक मिनट ठहर जाओ अली। ठीक हो गया अली? ठीक है, एक मिनट ठहर जाए यार। ये जो पोस्ट 9/11 है इसकी स्लाइड भी थोड़ी सी खराब बनी हुई है। इस पोस्ट 9/11 में पहला प्रिंसिपल है ये, दूसरा प्रिंसिपल है ये, और तीसरा प्रिंसिपल है ये। डन हो गया। अब डन हो गया। अब सारे स्क्रीनशॉट लो। अब पूरा सीक्वेंस समझ आ गया। अब समझाना शुरू करूं। देखो मेरा बेटा अली, मेरी जान, मेरी बात जरा समझी। देख, जो 9/11 के बाद का प्रिंसिपल है ना, वो प्रिंसिपल मेरी जान बड़ा ही टेक्निकल सा है। मुबीन मेरी बात को जरा समझी। मुबीन देख, हम एक घर में रहते हैं। मुबीन, मैं और तू एक घर में रहते हैं। मुबीन, हमारे पड़ोस के अंदर कुछ उबाश लोंडे आते हैं और वो हमारे पड़ोस में आके हमारे पड़ोसियों के घर के ऊपर, गेट के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। और कुछ देर बाद वो उबाश लोंडे, ठीक है, दीवारें फांग के हमारे पड़ोस के घर के अंदर घुस जाते हैं। अब मुबीन,
गैरत का तकाजा तो ये है कि अगर हमारे पड़ोसी कुट खा रहे हैं तो हम उठें और हम जाके अपने पड़ोसियों की मदद के लिए निकलें। लेकिन मुबीन, हम गैरत खाने की बजाय हम हो गए बगैरत। ठीक हो गया? हमने हमला करने वालों को पैगाम दिया कि भाई कुटना है तो कुटो, मारना है तो मारो। हमें इस चीज से किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। मारना है तो मारो, कुटना है तो कुटो। हमें हमें इस चीज का किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया? अनटिल एंड अनलेस तुम उनकी कुड़ियां लूटो, उनके पठान कूटो, वहां पे गोलाबारी करो, बारूद छेड़ो, जो कुछ मर्जी करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अनटिल एंड अनलेस कि जब तक तुम्हारा कोई भी वट्टा, जब तक तुम्हारा कोई भी, ठीक है, गोली हमारे घर की तरफ नहीं आती। अगर गलती से तुम्हारा कोई वट्टा या तुम्हारी कोई गोली हमारे घर की तरफ आ गई तो लैला तेरी ले लेगी, तू लिख के ले ले। यानी अमेरिका का इस रीजन में आने का लिए एक मकसद ये था कि वो चाइना को फ्रस्ट्रेट करेगा, चाइना को कंट्रोल करेगा। ठीक हो गया? चाइना की राइजिंग ट्रैजेक्टरी को, ठीक है, संभालेगा। वो हर तरीके से चाइना पे चेक रखेगा। हिमशा बेटा, यही मतलब था ना उसका मीनिंग। ठीक हो गया? अब चाइना फ्रस्ट्रेट होने की बजाय कह रहा है जानी कुट, आग लगा। ठीक हो गया? भाड़ में जाए जनता, माहौल ओहो, लेकिन जानी कोई भी वट्टा मेरी तरफ नहीं आना चाहिए। बच्चों, ये नॉलेज ही समझ आ गई। ठीक हो गया? तो मेरे बहनों भाइयों, 9/11 के पर्सपेक्टिव के अंदर, ठीक है, अली नोट करिए आप जरा, 9/11 के पर्सपेक्टिव के अंदर, ठीक है, 2002 में सबसे पहला चाइना ने अपना मॉरल प्रिंसिपल एंड स्लोगन दिया। और वो मॉरल प्रिंसिपल एंड स्लोगन क्या था? वो मॉरल प्रिंसिपल एंड स्लोगन था, तैयबा बेटा, कि हम अगले 20 साल दुनिया को एक बेहतर ग्लोबल सोसाइटी बनाना चाहते हैं। हम अगले 20 साल दुनिया को एक बेहतर वेल ऑफ सोसाइटी बनाना चाहते हैं। हम दुनिया में अमन, आशा, कोऑपरेशन को फरोग देना चाहते हैं। तो तैयबा बेटा, अमेरिका कह रहा है कि मर्दे मोमिन मर्दे हक छिक के रख, छिक के रख। अमेरिका कह रहा है वॉर, और चाइना कह रहा है ना ना जानी, अगले 20 साल माहौल बना देना है। कमेटियां चलेगी, माहौल होगा, कुपियां होंगी, टुन होगा, सोसाइटी में बड़ा जबरदस्त किस्म का काम होगा। यानी जिस टाइम अमेरिका अपने आप को वॉर ऑन टेरर में एंगेज कर रहा था, चाइना दुनिया को यह कह रहा था कि अगले 20 साल हम पूरी दुनिया को एक बेहतर सोसाइटी, एक बेहतर ग्लोबल सोसाइटी, स्टेबल सोसाइटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब तैयबा, कैमरे में मेरी तरफ देख। तैयबा बेटा, कैमरे में मेरी तरफ देख। बच्चा मेरा प्यारा, अमेरिका ने तो 1991 के बाद नारा दिया था ग्लोबलाइजेशन का, हार्मनी का। तो अक्सर जरा देख, अमेरिका अपने उस ग्लोबलाइजेशन के नारे से पीछे जा रही है। वो नेशनलिज्म की राह पकड़ी है। वो ग्लोबलाइजेशन की ऑर्केस्ट्रेटेड पिक्चर के अंदर, प्लेटफॉर्म के अंदर, हांडी के अंदर एक वैक्यूम छोड़ रही है। और चाइना फफे कुटन फुफी, वो अमेरिका के इस, ठीक है, शिफ्टिंग अवे फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, शिफ्टिंग अवे फ्रॉम, ठीक है, ग्लोबल लीडरशिप, और अमेरिका की इमर्जिंग पॉलिसी बेस्ड अपॉन नेशनलिज्म का फायदा उठा के वो दुनिया को कह रही है कि अगले 20 साल तो माहौल बनेगा, अगले 20 साल तो चाइना दुनिया को बेहतर सोसाइटी बनाने की कोशिश करेगा। तो अक्सर बेटा, मैं वन लाइन में ये कह सकता हूं कि जब अमेरिका 9/11 के अंदर अपने ग्लोबलाइजेशन के इमेज को टॉर्निश करने का आगाज कर रही थी, चाइना उस गैप को फिल करने के लिए दुनिया को अपने मॉडल का, एक ग्लोबलाइजेशन का ख्वाब दिखाने की कोशिश कर रही थी। तो उसने पहला नारा क्या दिया कि मैं तो दुनिया के साथ मिल के
दुनिया को एक बेहतर स्ट्रेटेजिक सोसाइटी बनाना चाहता हूं, मैं दुनिया को एक बेहतर वेल ऑफ सोसाइटी बनाना चाहता हूं। जहां तक कॉन्सेप्ट ओके हुआ तो प्लीज मुझे ओके कॉल दे दो। ठीक हो गया। अब इसकी कॉन्टिन्यूटी के अंदर उसने दूसरा स्लोगन दिया 2005 में, और वो दूसरा स्लोगन क्या था? हारमोनियस वर्ल्ड। अब तैयबा बेटा जरा सोच, चाइना के पिछवाड़े यानी अफगानिस्तान के अंदर इस टाइम वॉर ऑन टेरर अपने पीक पे थी, वॉर ऑन टेरर अपने पीक पे थी। ठीक हो गया। और ठीक है, चाइना क्या कह रहा है? चाइना ये कह रहा है कि हमारा वॉर ऑन टेरर से कोई ताल्लुक नहीं, हम अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, हम अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, हम लोग वॉर ऑन टेरर में न्यूट्रल हैं, हम ना किसी को मारेंगे ना किसी की पार्टी बनेंगे। यानी अक्सा बेटा, पहले उसने कहा अगले 20 साल मेरे लिए स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है, और फिर उसने ये कहा कि मेरा वॉर ऑन टेरर के साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैं वॉर ऑन टेरर में कंप्लीटली न्यूट्रल हूं। यानी अमेरिका यहाँ पे आ रहा है अक्सा बेटा चाइना को फ्रस्ट्रेट करने के लिए, और चाइना आगे से काउंटर फ्रस्ट्रेट कर रहा है, आई डोंट केयर बेबी। पूरी की पूरी अक्सा बात समझ आ गई? तो उसका पहला प्रिंसिपल क्या है? पीरियड ऑफ स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी। उसका पहला प्रिंसिपल क्या है? पीरियड ऑफ स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी। और उसका दूसरा प्रिंसिपल क्या है? उसका दूसरा प्रिंसिपल ये है कि भाई मैं वॉर ऑन टेरर में हर तरीके से न्यूट्रल हूं, मैं किसी वॉर का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं दुनिया में हार्मनी चाहता हूं, मैं हर मुल्क के साथ हार्मनी में रहूंगा, और मैं दुनिया के अंदर हार्मनी को प्रमोट करने की कोशिश करूंगा। कैसे करूंगा? ये मनूस खोते के पुत्रों ने 2006 में नारा दिया, पीसफुल राइज एंड डेवलपमेंट। पीसफुल राइज एंड डेवलपमेंट। पीसफुल राइज एंड डेवलपमेंट का क्या मतलब है? इसने कहा कि चाइना इकोनॉमिकली राइज करेगा, चाइना इकोनॉमिकली ग्रो करेगा, और चाइना जब राइज और ग्रो करेगा तो चाइना अकेला राइज एंड ग्रो नहीं करेगा, बल्कि चाइना पूरी दुनिया को अपने साथ लेके चलेगा। चाइना की डेवलपमेंट एक जीरो सम गेम नहीं होगी, बल्कि चाइना की डेवलपमेंट एक कलेक्टिव जर्नी होगी। किसी ने पूछा कैसे कलेक्टिव जर्नी होगी, तो रिमशा बेटा उन्होंने फौरन ही ऐलान कर दिया, वन बेल्ट वन रोड के जरिए, यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव के जरिए। यानी जब आएगा चाइना, सबकी जान बढ़ेगी, इस कौम की शान। 6 रूट्स होंगे, सी पैक होगी, आनियां होंगी, जानियां होगी, माहौल होगा, कुपियां होंगी, टुन होगा, कनेक्टिविटी होगी, इकोनॉमी होगी, ब्रिक्स होगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक होगा। अब रिमशा बेटा इन तीनों चीजों को कनेक्ट कर, रिमशा इन तीनों चीजों को कनेक्ट कर। ठीक है मुबीन, मेरी बात जरा समझे। अमेरिका ने ग्लोबलाइजेशन की दुम छोड़ी और नेशनलिज्म की दुम पकड़ी, तो चाइना ने ग्लोबलाइजेशन की, ठीक है, दुम को पकड़ लिया। और जो ग्लोबलाइजेशन के पूरे मंजरनामे में वैक्यूम छोड़ा था, अमेरिका ने उस वैक्यूम को फुलफिल करने के लिए निकल पड़ा। अब अमेरिका का अफगानिस्तान में अपना स्टे लॉन्ग करने का एक मकसद ये था कि वो चाइनीज ग्रोथ को चेक कर सके, लेकिन चाइना ने अमेरिकन पेजेंट्स इन द रीजन से फ्रस्ट्रेट होने की बजाय उसने कहा कि भाई अगले 20 साल चाइना के लिए एक पीरियड ऑफ स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है। इस पीरियड के अंदर हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का, वॉर का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम हारमोनियस वर्ल्ड को प्रमोट करेंगे, हम हार्मनी को प्रमोट करेंगे, हम किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। और इस पीरियड के अंदर चाइना पूरी दुनिया को इकोनॉमिकली राइज और ग्रो करने के लिए कलेक्टिव एफर्ट करेगी। चाइना इंडिविजुअली सिर्फ अपना फायदा नहीं देखेगा, यानी जीरो सम गेम नहीं करेगा, बल्कि चाइना सारे मुल्कों के साथ मिल के डेवलपमेंट के रास्ते पे चलेगा, यानी विन विन पॉलिटिक्स करेगा। और दुनिया वालों ने पूछा कैसे करेगा, तो उसने कहा हम वन बेल्ट वन रोड के जरिए, यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव के जरिए ऑपरेट करेंगे। इन शॉर्ट, अब ये तीनों चीजें मिलाऊं तो अब तक तो तुम्हारी फिंगर टिप्स के ऊपर आ जाना चाहिए कि उसने सी पैक बेल्ट रोड इनिशिएटिव के जरिए कैसे अपने आप को ग्लोबलाइजेशन के लीडर के तौर पे पिच किया,
रीजनल कनेक्टिविटी के तौर पे पिच किया, और अमेरिका ने जो अपने आप को ग्लोबलाइजेशन से डिस्टेंस किया, ऑटोमेटिकली उस वैक्यूम को चाइना ने फिल कर दिया। ठीक हो गया। असद, असद तूने जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना, स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड थिंकिंग, चाइनीज ने अपने इस प्लान को पता है क्या नाम दिया मेरी जान? चाइनीज ने इस अपने पूरे प्लान को कहते हैं दिस इज इनोवेशन सप्लीमेंट। यानी चाइना पूरे दुनिया की इकोनॉमी को, पूरे दुनिया के सिस्टम को अपने मॉडल के मुताबिक इनोवेट करेगा। इन शॉर्ट, ठीक है, असद, असद इन शॉर्ट, ठीक है। और असद 2008 के अंदर तूने एक लफ्ज सुना होगा बार बार, बीजिंग कंसेंसस। ठीक हो गया। ये बीजिंग कंसेंसस वही चाइना का इनोवेशन सप्लीमेंट है कि हमने किसी वार का हिस्सा नहीं बनना, हमने किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना, हमने किसी भी अमेरिकन अग्रेशन को डेटर करने की कोशिश नहीं करनी। हमने बस अमेरिका जो एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट क्रिएट कर रहे हैं उस वैक्यूम को फिल करना है थ्रू ऑफरिंग अ बेटर economic connectivity, through better geo-economic model, through better economic penetration, through better economic system, through better banking system, through better monetary system. अब असद इसके ऊपर तू सीपेक लगा, बेल्ट रोड इनिशिएटिव लगा, ब्रिक्स बैंक लगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक लगा, RECP लगा, रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, जो मर्जी उठा। अब इस पूरे फ्रेमवर्क के अंदर चाइना की हर मूव फिट इन होनी चाहिए। तू चाहे ईरान चाइना का रिलेशनशिप निकाल, चाहे एससीओ की डेवलपमेंट देख, चाहे ईसीओ की डेवलपमेंट देख, चाहे सीपेक गवादर की ऑपरेशनलाइजेशन देख। ठीक हो गया। और इसी मद में जब इंडिया सबूताज करने की कोशिश कर रहा है तो नेपाल, ठीक है, अक्सी चाइना के ऊपर, चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट देख, जिस मर्जी एंगल से देख, वो अपने इस इनोवेशन सप्लीमेंट के जरिए जो वैक्यूम अमेरिका ने छोड़ा उसको टेक्निकली फिल करने की कोशिश कर रहा है। बच्चों, ये तीनों के जरिए आज की तारीख में जो चाइना के प्रिंसिपल्स हैं वो सिरे से तुम्हें क्लियर होगी, पूरी चाइनीज पॉलिसी क्लियर हो गई। तो रिमशा बेटा, मोटी सी बात है, जितना मर्जी अमेरिका चाइना को फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करेगा, चाइना क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव से मूव कर, उसने अपने इस पॉलिसी के जरिए ओपनली दुनिया को वेस्टर्न सेंट्रलिटी से उठा के ईस्टर्न सेंट्रलिटी की तरफ ले आया, जिसे कहते हैं राइज ऑफ ओरिएंटल्स, राइज ऑफ ईस्ट। ठीक हो गया। उसने बड़ी कामयाबी से एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक हो गया, उसने बड़ी कामयाबी से IMF, उसने बड़ी कामयाबी से वर्ल्ड बैंक का एक पैरेलल बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम लॉन्च कर दिया इन फॉर्म ऑफ ब्रिक्स बैंक, इन फॉर्म ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और चाइना की जो मिलिटेंट अप्रोच है उसने उसे इकोनॉमिक कनेक्ट एंड कोलैबोरेट के मॉडल के ऊपर ले आया। चुनाचे जिया, अगर मैं गलत नहीं हूं, अमेरिका चाहे जितना मर्जी पावरफुल मुल्क है, but China is working more on its economic attraction, its economic soft power, its economic connectivity, और इसी की वजह से ज्यादातर मुमालिक, ठीक हो गया, शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिकन इन्फ्लुएंस से चाइनीज इन्फ्लुएंस के ऊपर। और यही वो चीज है जिसकी बुनियाद पे चाइना दुनिया के ग्लोबल पावर को बड़ा ही इफेक्टिवली रिवाइज कर रहा है। और उसी फ्रस्ट्रेशन के अंदर चाइना की इकोनॉमी को डेंट डालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर वेग की। ये इलाहाबाद के ट्रेड वॉर का नुकसान ज्यादा अमेरिका का हुआ और चाइना को नुकसान बड़ा कम हुआ। ठीक हो गया। हसन, तो कौन सी सस्ती चरस पीता है रोजे के अंदर? मनहूस साहब में तूने अभी तक बेल्ट रोड इनिशिएटिव नहीं किया। बेल्ट रोड इनिशिएटिव क्या सिर्फ चाइना तक रह रहा है? मनहूस आदमी, घटिया आदमी। बेल्ट रोड इनिशिएटिव यार वेस्टर्न यूरोप तक जा रहा है, लैटिन अमेरिका तक जा रहा है। ठीक है। REC पे जो उसने रीजनली किया है, रीजनल इकोनॉमिक, ठीक है, कंप्रिहेंसिव पार्टनरशिप, वो ऑस्ट्रेलिया तक जा रहा है, पूरे पैसिफिक को कंट्रोल कर रहा है। बहुत सस्ती चरस पीता है, निकम्मे आदमी, डंगरा। ठीक हो गया।
आई होप सो मेरे बच्चों को ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। मुबीन, आई होप सो तुम्हें मॉरल प्रिंसिपल्स एंड स्लोगन्स और आज के चाइना की फॉरेन पॉलिसी क्लियर हो गई। इकोनॉमिक राइज एंड डेवलपमेंट, हार्मोनियस वर्ल्ड, न्यूट्रलिटी इन ऑल इश्यूज वगैरह 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 वगैरह, ठीक हो गया। अब अक्सर बेटा अब मेरी बात आगे जरा समझनी है, ठीक है। अक्सर बेटा मेरी आगे बात जरा समझनी है। अक्सर हिस्टोरिकली 2001 से लेके ना 2016 तक, अच्छा इस बात को जरा समझिए, इस बात को जरा समझिए, ठीक हो गया। अक्सर 2001 से लेके ना 2016 तक, ठीक है, या इन शॉर्ट तो ये कह ले 1949 से लेके 2016 तक, चाइनीज अपनी डिप्लोमेटिक टोन में कभी भी अग्रेशन नहीं लाते। चाइनीज अपनी डिप्लोमेटिक टोन में कभी अग्रेशन नहीं लाते। अक्सर अगर तू उन्हें गाली भी देगी हो तेरी, तो आगे से तो चाइना अपनी जो डिप्लोमेटिक टोन है ना वो बड़ी सॉफ्ट रखते हैं। अब अली टेक्निकल पॉइंट जरा समझिए नाइला बेटा, अगर अमेरिका, हसन इस पॉइंट को जरा समझिए, अगर अमेरिका चाइना को फ्रस्ट्रेट करना चाहता है और अमेरिका ये चाहता है कि किसी भी तरीके से चाइना फ्रस्ट्रेट हो के अमेरिका के साथ एंगेज हो, ठीक हो गया, तो अमेरिका तो बिल्कुल इससे ऑपोजिट पॉलिसी रखेगा ना, वो तो बुलिंग करेगा, वो तो कंपेलेंस करेगा, वो तो थ्रेटनिंग टोन इस्तेमाल करेगा। तो हिस्टोरिकली क्या होता रहा, ठीक हो गया, चाइनीज, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आता था, ठीक है, चाइनीज अमेरिकन स्पोक पर्सन आता था, अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आता था, वो चाइना के खिलाफ खुल्लम खुल्ला, ठीक है, थ्रेटनिंग टोन इस्तेमाल करता था, ठहर जाओ फिरने, तुम्हारी टांगियां तोड़ देंगे, तुम्हारी कुड़ियां चुक के ले जाएंगे, लक 28 वाली 47 वेट वाली छोड़ेंगे नहीं, हड्डियां तोड़ देंगे। चाइनीज आगे से कहते थे चीन चीन चू, नो नो चियो चियो, ठीक हो गया, वो बड़ी ही हम्बल टोन इस्तेमाल करते थे। अली 2016 में एक बड़े मजे की बात हुई, ठीक हो गया, कि वन ताइवान पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी, जब ताइवान का इश्यू हुआ तो अमेरिका ने एक बार फिर ताइवान को सपोर्ट किया, हांगकांग इश्यू में अमेरिका ने, ठीक है, हांगकांग के पीछे खड़ा हुआ, चाइना को उंगली की। पहली दफा ऐसा हुआ, ठीक है, कि चाइना ने अमेरिकन थ्रेटनिंग टोन को थ्रेटनिंग टोन से रिवर्ट किया और चाइनियों ने इस बार ची ची चू चू चा की बजाय चा 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 ऊंचा ऊंचा थ्रेटनिंग टोन करना शुरू कर दिया। यानी पहली दफा चाइना की डिप्लोमेटिक टोन में अमेरिका को रिस्पॉन्ड करने के लिए अग्रेशन आया। यहां तक बात समझ आ गई? यहां तक बात समझ आ गई रिमल बेटा? यहां तक बात समझ आ गई? अब हुआ ये कि जब ये हांगकांग के क्राइसिस में पहली दफा चाइना ने थ्रेटन किया ना रिमल बेटा, तो रिमल बेटा अगले साल क्या हुआ कि चाइना ने अपना डिफेंस बजट 4 गुना बढ़ाया। ठीक है रिमशा, ठीक है, 2016 में उनका डिफेंस बजट था 200 मिलियन डॉलर, ठीक हो गया रिमशा बेटा। 2017 में एक साल में उनका डिफेंस बजट पता है किधर पहुंच गया? 800 मिलियन डॉलर पे। यहां तक बात समझ आई या नहीं है? ये पता नहीं मिलियन है या बिलियन है, मैं गलत बोल रहा हूं, ठीक हो गया, मिलियन है आई थिंक सो, ठीक है, 800 बिलियन डॉलर, 800 बिलियन डॉलर पे, ठीक हो गया। अब रिमशा बेटा चाइना 2017 में पहली दफा रशिया को बाईपास करके, ठीक है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजटिंग करने वाला मुल्क बन गया। रिमशा यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब रिमशा बेटा वाशिंगटन के अंदर चाइना का ये नया अग्रेसिव टोन विटनेस किया जा रहा था, ऑब्जर्व किया जा रहा था, ठीक है रिमशा, विटनेस किया जा रहा था, ऑब्जर्व किया जा रहा था। तो इस थ्रेटनिंग न्यू टोन के ऊपर फॉरेन अफेयर्स मंथली मैगजीन ने अक्टूबर 2017 के अंदर एक आर्टिकल लिखा मुबीन। उस आर्टिकल का नाम था वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी।
ठीक है, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। मुबीन, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी में क्या स्टैंड लिया गया? मुबीन मेरी जान, ये बात जरा समझिए। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी में ये स्टैंड लिया गया कि चाइना ने ओवर द टाइम अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप किया, ओवर द टाइम उसने अपने आप को प्रिपेयर किया है, ओवर द टाइम उसने अपने आप को स्ट्रेटेजिकली इकोनॉमिकली अमेरिका के साथ पोस्चर किया है, पोजीशन किया है। अब मुबीन, चाइना इस कंडीशन में आ चुका है, चाइना मेंटली अब ये रेडी हो चुका है कि अगर अमेरिका उससे मजीद चैलेंज करेगा तो अब वो अमेरिका के साथ खुल्लम खुल्ला कंपटीशन करने के लिए तैयार है, चाहे वो कंपटीशन फुल फ्लेज वॉर का ही क्यों ना हो। तो अब चाइना मजीद अमेरिका की कंपेलेंस को, मजीद अमेरिका की थ्रेटनिंग टोन को प्यार से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, बल्कि अब चाइना खुल्लम खुल्ला वुल्फ वॉरियर की स्पिरिट के साथ अमेरिका के साथ डिप्लोमेसी करेगा। यानी वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का क्या मतलब है कि चाइना चाहे शेर है, ठीक है, चाइना सॉरी अमेरिका चाहे शेर है, लेकिन चाइना भी अब उनके सामने सरेंडर नहीं करेगा, बल्कि चाइना एक वुल्फ स्पिरिट के साथ हर सूरत पे, ठीक है, अमेरिका को खुल्लम खुल्ला इनकाउंटर करने के लिए तैयार है। तो अमेरिका भाई, वो जमाने गए जब गोली चलाई पहाड़ पे चढ़ गए, अब चाइना तुम्हारे साथ हर तरह के कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार है। तो रिमशा बेटा, हर बाकी मुल्क के लिए चाइना का स्लोगन क्या होगा, चाइना का थीम क्या होगा? मॉरल प्रिंसिपल्स एंड स्लोगन। लेकिन आज की तारीख के ऊपर अमेरिका के लिए, उनके लिए तुम इंटरप्रिटेशन क्या इस्तेमाल करोगे? वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। और ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी ये ऑटोमेटिकली, ठीक है, पोलर बेयर के साथ मिलके, और दुनिया का पोलर बेयर कौन है रिमशा बेटा? दुनिया का पोलर बेयर कौन है? रशिया। गुड शाबाश, गुड शाबाश, गुड शाबाश। तो सर आई होप सो इस पूरी की पूरी अप्रोच से तुम लोगों को समझ आ गया कि चाइना आहिस्ता आहिस्ता अब पोलर बेयर के साथ मिलके टूवर्ड्स अमेरिका वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है अक्षय बेटा, अगर ये तुझे फॉरेन पॉलिसी समझ आ गई है, ये तुझे स्लोगन समझ आ गए, तो तुझे हर तरीके से चाइना का लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम प्लान, सी पैक, बीआरआई, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इंडिया को आंखें दिखाना, पाकिस्तान के साथ प्यार की पिंगें डालना, ईरान को हुक करने की कोशिश करना, तुम्हें अब चाइना के हर मूव की समझ आनी चाहिए। अक्सर बेटा अब भी तुझे समझ नहीं आती तो मेरे ऊपर मट्टी का तेल फेंक और मुझे आग लगा। आई होप सो मेरे बच्चों को हर सूरत पे चाइना का कॉन्सेप्ट क्लियर, उनकी पोस्चरिंग पूरी की पूरी क्लियर। अगर चौकस होगी है चाइना की फॉरेन पॉलिसी तो मुझे ओके कॉल। सुमल बेटा 10 मिनट की नमाज ब्रेक, वापस आओगे तो मैं अपनी सबसे फेवरेट फॉरेन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी बताऊंगा, ठीक हो गया? और उसके बाद पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, ठीक हो गया? 10 मिनट की ब्रेक, उसके बाद मैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी बताऊंगा। जी आ गए सब लोग? बच्चों आ गए सब लोग? अच्छा चलो असद, अब हम लोगों की अगली फॉरेन पॉलिसी है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ठीक हो गया? प्लीज कहानी जरा समझेगा असद। असद, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को ना मैं दो पर्सपेक्टिव से तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा, बड़े मजे की फॉरेन पॉलिसी है। सबसे पहले तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के थीम्स नोट करो, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के थीम्स नोट करो। एक थीम है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का
फ्रॉम सॉफ्ट पावर टू हार्ड पावर। पहला थीम क्या है? फ्रॉम सॉफ्ट पावर टू हार्ड पावर। पहला थीम क्लियर? अच्छा जी, दूसरा थीम है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, पहला थीम फ्रॉम हार्ड पावर टू सॉफ्ट पावर। जो दूसरा थीम है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का वो है फ्रॉम लिबरलिज्म टू रियलिज्म। फ्रॉम लिबरलिज्म टू रियलिज्म, ये दूसरा थीम है। जबकि तीसरा थीम है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का फ्रॉम लिबरलिज्म टू रियलिज्म, और तीसरा थीम है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का फ्रॉम नेहरूवियनिज्म टू मूडिस्ट अप्रोच। फ्रॉम नेहरूवियनिज्म टू मूडिस्ट अप्रोच। ठीक हो गया? तो ये तीन डिफरेंट थीम्स हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के। ठीक है, ये तीन डिफरेंट थीम्स हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के। अब ये थीम्स किस तरीके से ड्राइव हो रहे हैं उस चीज को जरा समझना है। ठीक हो गया? फ्रॉम सॉफ्ट पावर टू हार्ड पावर का क्या मतलब है? फ्रॉम सॉफ्ट पावर टू हार्ड पावर का मतलब ये है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पहले सॉफ्ट पावर पे रिलाई करती थी, अब हार्ड पावर पे रिलाई करती है। इन शॉर्ट, इंडिया पहले अपनी फॉरेन पॉलिसी को लिबरलिज्म की डायमेंशन से सेट करता था, अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आहिस्ता आहिस्ता रियलिज्म की डायमेंशन से एडजस्ट हो रही है। यानी पहले इंडिया कोऑपरेशन की पॉलिटिक्स करता था, अब इंडिया कहता है पावर पॉलिटिक्स। इन शॉर्ट, जो इनिशियली इंडियन फॉरेन पॉलिसी का विजन था वो नेहरू के सेंटर्ड घूम रहा था। ठीक है, यानी वो नेहरू का विजन क्या था? लिबरलिज्म, सॉफ्ट पावर का विजन। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर मूडिस्ट अप्रोच प्रिवेल कर गई, और मूडिस्ट अप्रोच कौन सी है? हार्ड पावर की अप्रोच, पावर पॉलिटिक्स की अप्रोच। ठीक हो गया? वो अप्रोच जिसके जरिए इंडिया अपने आप को पिच करने की कोशिश कर रहा है एज बिगेस्ट पावर। ठीक हो गया? वो अपने आप को एक मिलिट्री पावर के तौर पे पिच करने की कोशिश कर रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंडिया मूडिस्ट अप्रोच के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर तीनों अप्रोचेस क्लियर हो गई हैं तो मुझे ओके कॉल दो, ताकि फिर मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन करना शुरू करूं। क्लियर होगी? अब सर इस कॉन्सेप्ट को जरा समझिए। ठीक है, अब जरा इस कॉन्सेप्ट को जरा समझना है अकरम। बात है बड़ी टेक्निकल सी, लेकिन बात को समझने की कोशिश करनी। अकरम, पहले इंडिया अपने आप को सेकुलर इंडिया के तौर पे पिच करता था। आहिस्ता आहिस्ता इंडिया सेकुलर इंडिया से सेकुलर इंडिया से एक नॉन सेकुलर इंडिया बन गया। फिर ठीक है, ये वर्सेस से पहले वाला नेहरूवियन एंगल था, और वर्सेस के बाद मूडिस्ट एंगल। ठीक हो गया? अब नंबर दो, इंडिया जब एक सेकुलर इंडिया के तौर पे अपने आप को पोस्चर करता था, तो वो बुनियादी तौर पे अपने मुल्क के अंदर जो जेलिंग फोर्स कहता था वो था अपने कल्चर को। यानी इंडिया के अंदर अमलगमेशन ऑफ कल्चर्स है, मिक्स ऑफ कल्चर्स है, मल्टीपल कल्चर्स को एग्जिस्ट करते हैं। तो इंडिया अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर प्राइड लेता था। ठीक हो गया? अब इंडिया अपने आप को कल्चरल डोमिनेंस की बजाय वो अपने आप को पोस्चर कर रहा है एज आ रिलीजियस पावर। और रिलीजियस पावर के अंदर कौन सी पावर है? हिंदू डोमिनेंस। हिंदू डोमिनेंस। ठीक हो गया? चुनाचे इंडिया पहले अपना पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी पंचशील, जो उसका चाइना के साथ मुआहदा हुआ था, पंचशील। ठीक है, पंचशील का क्या मतलब है? पंच मीन फाइव, शील, शील मीन शीला। ठीक हो गया? पंचशील, फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कि हम नॉन अग्रेशन करेंगे, हम किसी की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को चैलेंज नहीं करेंगे। ठीक है, हम म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप एंजॉय करेंगे। तो जब तक इंडिया एक सेकुलर इंडिया था, वो दूसरे मुल्कों के साथ पंचशील, फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पे चलता था। लेकिन आज इंडिया का की फॉरेन पॉलिसी का जो ड्राइविंग पैरामीटर है वो पंचशील नहीं है, वो हिंदू तवा है, यानी हिंदू डोमिनेंस है,
हिंदू अग्रेशन है, चुनाचे, ठीक है। इंडिया पहले अपने आप को एक लिबरल स्टेट के तौर पे पिच करता था, आहिस्ता आहिस्ता इंडिया एक कंजर्वेटिव इंडिया के तौर पे पिच कर रहा है, जहां पे आहिस्ता आहिस्ता रिलीजियस फ्रीडम कम होती जाती है। ठीक हो गया। अब महाम बेटा ऑटोमेटिकली, महाम बेटा प्लीज कॉन्सेप्ट जरा समझिए, ऑटोमेटिकली जो पहले पॉलिसी थी और जो आज पॉलिसी है, तो पहली पॉलिसी के भी कोई ना कोई आर्किटेक्ट्स होंगे, न्यू पॉलिसी के भी कोई ना कोई आर्किटेक्ट्स होंगे, पुरानी पॉलिसी के भी कोई ना कोई सपोर्टर्स होंगे, न्यू पॉलिसी के भी कोई ना कोई सपोर्टर्स होंगे। ऐसे ही है महाम बेटा। तो महाम बेटा जो पुरानी पॉलिसी थी वो बुनियादी तौर पे लेफ्ट की पॉलिसी थी, जबकि जो नई पॉलिसी है वो बुनियादी तौर पे राइट की पॉलिसी है। ठीक है, जो पुरानी पॉलिसी थी वो बुनियादी तौर पे लेफ्ट की पॉलिसी है, और जो नई पॉलिसी है वो बुनियादी तौर पे राइट की पॉलिसी है। और पुरानी पॉलिसी बुनियादी तौर पे कांग्रेस के माइंडसेट के ऊपर बेस करती है, जबकि नई पॉलिसी बीजेपी के माइंडसेट के ऊपर, और बीजेपी में भी प्रीडोमिनेंटली आरएसएस जो उनका हिंदू एक्सट्रीमिस्ट विंग है, उस विंग की सोच के ऊपर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एग्जिस्ट करती है। महाम बेटा यहां तक बात समझ आ गई। तो महाम बेटा ऑटोमेटिकली आज जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, कुछ उसके सपोर्टर्स होंगे, कुछ उसकी फेवर करने, कुछ उसके अगेंस्ट होंगे। तो कांग्रेस आज भी इंडिया की इस राइटिस्ट रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट की पॉलिसी को अपोज करती है, वो रियलिज्म की पॉलिसी को अपोज करती है, वो हार्ड पावर की पॉलिसी को अपोज करती है, जबकि ठीक है जो बीजेपी है वो ओपनली हार्ड पावर को सपोर्ट करता है, राइटिस्ट पॉलिसीज को सपोर्ट करता है, हिंदू डोमिनेंस को सपोर्ट करता है। ठीक है मुबीन, जिस लम्हे हम बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस की फॉरेन पॉलिसी का मेन आर्किटेक्ट है वो है सर शशि थरूर। ठीक हो गया, वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन इन सब कॉन्टिनेंट। जबकि जो ठीक है बीजेपी का इस टाइम, जो बीजेपी का इस टाइम एहसन इकबाल है, वो है राजा मोहन, यानी जो कांग्रेस का असद उमर है वो है शशि थरूर, और जो बीजेपी का एहसन इकबाल है वो राजा मोहन। ठीक हो गया। अब ये जितनी भी पॉलिसी है, ये जो ऊपर वाली जितनी भी पॉलिसी है, ये पॉलिसी सारी की सारी ठीक है राजा मोहन का प्रोडक्ट है, जबकि जो पहले पॉलिसी थी और जो आज की पॉलिसी की अपोजिशन है उसको लीड कर रहा है सारे का सारा शशि थरूर। अब शशि थरूर ने इस पूरी मोदी की पॉलिसी को अपोज करने के लिए एक डॉक्यूमेंट लिखा, जिस डॉक्यूमेंट का नाम था नॉन अलाइनमेंट 2.0। डॉक्यूमेंट क्या लिखा? नॉन अलाइनमेंट 2.0। ठीक हो गया। नॉन अलाइनमेंट 2.0 के अंदर क्या था वो भी? नॉन अलाइनमेंट 2.0 के अंदर शशि थरूर ये कहता है कि अगर दुनिया में कोई ग्लोबल इंडिया हो सकता है तो वो ग्लोबल इंडिया सिर्फ एक पावर पे बेस कर सकता है, और वो पावर है इंडिया की रियल पावर, द पावर ऑफ अट्रैक्शन, द पावर ऑफ डाइवर्सिटी। चुनाचे ठीक है, आज भी कांग्रेस बेस बिलीव करती है कि आर्टिकल 370 को रिवोक नहीं करना चाहिए, 35A को रिवोक नहीं करना चाहिए, चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट को शेप नहीं देना चाहिए, पाकिस्तान को डायलॉग के अंदर इंगेज करना चाहिए, पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। यानी वो ये कहता है कि आज भी अगर दुनिया के अंदर कोई ग्लोबल इंडिया पोस्चरिंग हो सकती है तो वो इंडिया की सॉफ्ट पावर की प्रोजेक्शन की बुनियाद पे हो सकती है। इंडिया को किसी पावर पॉलिटिक्स, किसी ग्लोबल पावर अलाइनमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। जबकि राजा मोहन ने इसके जवाब में बड़ा एक जबरदस्त जवाब दिया। ठीक हो गया। वो जवाब क्या था? नोट कर लो मुबीन, वो जवाब नोट कर ले। उस जवाब का कोड वर्ड मैंने तुझे बता दिया, वो है स्विंग स्टेट, लेकिन पहले वो जवाब नोट कर ले। ठीक हो गया। राजा मोहन साहब कहते हैं कि आफ्टर
half a century of wrong starts, after half a century of wrong starts and unrealized potential, after half a century of wrong starts and unrealized potential, India is now finally emerging as a swing state. India is now finally emerging as a swing state in global balancing of power. बच्चों ये नोट कर लिया या नहीं किया? India is now finally emerging as a swing state in global balance of power. अरूज, अब ये स्विंग स्टेट क्या है मेरी बेटी? ये स्विंग स्टेट क्या है? इसका क्या मतलब है रिविशा? इसका ये मतलब है कि राजा मोहन के सर पे चढ़ गई। राजा मोहन साहब ये कहते हैं कि इंडिया अब इतना पावरफुल है कि इंडिया अब दुनिया की पावर पॉलिटिक्स को स्विंग कर सकता है। रिमिशा बेटा, अज्यूम करके ये दुनिया का वेट है। स्विंग स्टेट का क्या मतलब है? इंडिया अगर इस वेट में बैठ जाए तो ये वेट भारी हो जाता है, इंडिया अगर इस वेट में बैठ जाए तो ये वेट भारी हो जाता है। यानी रिमिशा बेटा, इंडिया अगर अमेरिका की तरफ पे चला जाए तो दुनिया को लीड करेगा अमेरिका, और इंडिया अगर चाइना और रशियन ब्लॉक की तरफ चला जाए तो दुनिया को लीड करेगा रशिया और चाइना। यानी इंडिया वाले अब ये बिलीव करना शुरू हो गए हैं कि इंडिया इतना पावरफुल है कि जिस साइड पे इंडिया होगा दुनिया का पूरे का पूरा पावर शिफ्ट उस साइड के ऊपर टिल्ट करना शुरू कर देगा। यानी ये कहते हैं कि अब इंडिया दुनिया की पावर पॉलिटिक्स का गेम चेंजर है, स्विंगर है। जिस साइड पे इंडिया उस साइड पे ग्लोबल पावर डोमेन होगी। तो राजा मोहन ये कहता है कि इंडिया को अब ये होम्योपैथिक जिंदगी छोड़ देनी चाहिए, इंडिया को मेंटोस जिंदगी को फॉलो करना चाहिए। और वो मेंटोस जिंदगी क्या है? इंडिया अब खुल्लम खुल्ला अपने आप को एक ग्लोबल पावर के तौर पे पिच करे। इन शॉर्ट, पहले इंडिया बच्चों, आखिरी कंक्लूडिंग लाइन मैं बोल रहा हूं, पहले इंडिया, ठीक है, मल्टीलेटरलिज्म की बुनियाद पे चलता था, ठीक हो गया, वो पंचशील पे चलता था, वो थर्ड वर्ल्ड सॉलिडारिटी पे चलता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंडिया इंटरनेशनलिज्म यानी मल्टीलेटरलिज्म से लेके निकल के खुल्लम खुल्ला नेशनलिज्म और पावर पॉलिटिक्स के तरफ आ गया। अयोब सो मेरे बच्चों को दो एक्सट्रीम व्यूज ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी और इंडिया का हिस्टोरिकल पोस्चर और इमर्जिंग पोस्चर, इमर्जिंग माइंडसेट क्लियर हो गया। अगर यहां तक चौकस हो गया तो प्लीज मुझे ओके कॉल दो। अगर यहां तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बच्चों मुझे ओके कॉल दो। अगर वीएन समझ आ गया तो ओके कॉल दो, फिर मैं आगे चलता हूं। आगे चलूं? ठीक है। अब असद, अब अगली बात जरा समझिए। असद, अब इस कॉन्टिन्यूटी में मैंने तुझे वीएन तो बता दिए फातिमा, लेकिन अब इन वीएन्स की बुनियाद पे, ठीक है, मौसम को देख रहा हूं, अक्सर मनहूस औरत, ठीक है, उस्तादों की हरकतों पे अब नजर नहीं रखते, उनको जो पढ़ा रहे होते हैं उनका ख्याल रखते हैं, निकम्मी। ठीक हो गया? अब अगली बात जरा समझिए। ठीक, अब अगली कॉन्सेप्ट जरा समझो बच्चों। ठीक है, तुम लोगों ने देखना है तो तुम लोगों को भी दिखा देता हूँ। मेरे कमरे का व्यू बड़ा प्यारा है, ठीक है, ये देख लो भाई। हाँ जी, कुछ नजर आया व्यू? हाँ जी, व्यू नजर आ गया मेरे कमरे से? ठीक है, तो मैं मौसम एंजॉय कर। अच्छा जी, आगे चलूं? जी, ये इस्लामाबाद है।
जिया पुत्र, अब मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, अब इस तरह की टॉन्ट्स मेरे ऊपर असर नहीं करते। अच्छा, आगे चलो बच्चा। अच्छा, अब फातिमा मैंने ये तो बता दिया, ठीक है, मैंने ये तो बता दिया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ड्राइविंग विजन क्या। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि इस लम्हे पे जब हम बात कर रहे हैं फातिमा, तो इंडिया उस ड्राइविंग विजन की बुनियाद पे कोई ना कोई पॉलिसी तो परसू कर रहा होगा ना। इंडिया उस ड्राइविंग विजन की बुनियाद पे कोई ना कोई पॉलिसी तो परसू कर रहा होगा, हाँ या ना? ठीक हो गया। तो फातिमा बेटा, इस टाइम जो इंडिया पॉलिसी फॉलो कर रहा है, उस पॉलिसी का नाम लिख लो। इंडिया की पॉलिसी कहलाती है कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मॉडल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी क्या है माहम? कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मॉडल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मॉडल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। अब ये मॉडल समझने के लिए माहम, तूने मेरी बात को समझना है मेरी बेटी। देख माहम, मैं इस्लामाबाद में रहता हूं। माहम मेरी बात जरा समझी। मैं इस्लामाबाद में रहता हूं। इस्लामाबाद में गरीबों का मल्ला है जना गार्डन्स, मैं उधर रहता हूं। ठीक हो गया। एक इस्लामाबाद में गरीबों का मोहल्ला है जिना गार्डन्स में, उधर रहता हूं। ठीक हो गया। तो एक है जिना गार्डन। जिना गार्डन में मेरे घर के इर्द गिर्द जो घर हैं वो है मेरा इमीडिएट नेबरहुड। हम क्लियर हो गया? वो है मेरा इमीडिएट नेबरहुड। ठीक हो गया। यानी जो जिना गार्डन में बाकी घर हैं वो मेरे बिल्कुल पड़ोसी हैं, इमीडिएट नेबर्स हैं, तो वो है मेरा इमीडिएट नेबरहुड। ठीक हो गया। फिर जिना गार्डन के इर्द गिर्द कौन सी सोसाइटीज हैं? नेवल एंकरेज है, उसके इर्द गिर्द है गुलबर्ग, उसके इर्द गिर्द है पीडब्ल्यूडी, उसके इर्द गिर्द है स्वां गार्डन, उसके इर्द गिर्द है डीएचए। ठीक हो गया। तो ये जो जिना गार्डन के इर्द गिर्द कॉलोनियां हैं, ये क्या है? मेरा एक्सटेंडेड नेबरहुड। जिना गार्डन क्या? मेरा इमीडिएट नेबरहुड जिया। और जिना गार्डन के इर्द गिर्द जो सोसाइटी वो है मेरा एक्सटेंडेड नेबरहुड। ऐसा ही है जिया। और उसके बाद तीसरी लेयर में क्या आ जाता है? पूरा इस्लामाबाद। ठीक है। तो बुनियादी तौर पे मैंने 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड कर दिया, इमीडिएट नेबरहुड, एक्सटेंडेड नेबरहुड और कंप्लीट इस्लामाबाद। ये पॉइंट समझ आया या नहीं समझ आया? ठीक हो गया। अब मेरे बच्चों कॉन्सेप्ट जरा समझिएगा। अब जैसे मेरा इमीडिएट नेबरहुड जिना गार्डन है, तो इंडिया का इमीडिएट नेबरहुड क्या होगा? इंडिया का इमीडिएट नेबरहुड होगा साउथ एशिया। इंडिया का इमीडिएट नेबरहुड क्या? साउथ एशिया। भूखे नंगों की यूनियन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक हो गया, नेपाल वगैरह वगैरह वगैरह, श्रीलंका। क्लियर हो गया जिया? इंडिया का इमीडिएट नेबरहुड क्लियर हो गया। नंबर 2 जिया, नंबर 2 एक्सटेंडेड नेबरहुड में, उसमें में कौन आ जाएगा? एक्सटेंडेड नेबरहुड में उसके आ जाएंगे सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन्स, डन। ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया, डन। पैसिफिक ओशन, डन। यहां पे इंडियन ओशन, डन। मिडल ईस्ट, डन। और अफ्रीका, डन। डन 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 डन। क्लियर हो गया जिया? जिया। और उसके एक्सटेंडेड नेबरहुड में कौन आ जाएगा? उसके एक्सटेंडेड नेबरहुड में पूरी दुनिया आ जाएगी। मेनली उस दुनिया में कौन होगा? यहां पे रशिया, यहां पे जापान, यहां पे ऑस्ट्रेलिया, यहां पे यूरोप और यहां पे अमेरिका। यही उसका एक्सटेंडेड नेबरहुड है। यही एक्सटेंडेड नेबरहुड है या नहीं है? ओ मलंगो, माहम मेरी बात जरा समझी। माहम 5 मिनट के अंदर तू इंडिया के हर पॉलिसी को अंदर बाहर से समझ जाएगी। सिर्फ 5 मिनट मेरी तरफ फोकस करना है, फिर देखी जादू क्या होता है।
इंडिया इस टाइम जो पॉलिसी चला रही है वो पॉलिसी इंडिया की पॉलिसी कहलाती है इंडियन कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मॉडल। इंडियन कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मॉडल। महम वो मॉडल क्या है? इंडिया ये बिलीव करता है कि इमीडिएट नेबरहुड में इंडिया सबसे बड़ी पावर है, इंडिया रीजन की सुपर पावर है, तो अपनी पावर ओरिएंटेड अप्रोच के जरिए यहां पे वो खुल्लम खुल्ला हेजिमॉन, एक्सपेंशनिस्ट, टोटल कंट्रोल, टोटल इन्फ्लुएंस, टोटल अथॉरिटी की पॉलिसी को परस्यू कर रहा है। महम अब समझ आ गया कि वो आर्टिकल 35A और 370 को रिवोक क्यों। ठीक है, मोदी सेंट्रल एशिया के दौरों पे जाता था, ठीक हो गया, कभी वो अजरबैजान जाता था, कभी वो तुर्कमानिस्तान जाता था, कभी वो ताजिकिस्तान जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सेंट्रल एशिया पे, स्पेशली सेंट्रल एशिया के मुस्लिम कंट्रीज पे और प्रीडोमिनेंटली अजरबैजान के ऊपर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस स्ट्रेंथन होता जा रहा है बाय virtue ऑफ दिस थिंग कि वो चाइना और रशिया के इन्फ्लुएंस में है। तो ऑटोमेटिकली इस चीज को जरा समझो, एक्सटेंडेड नेबरहुड के अंदर जितना मर्जी इंडिया ऑपरेट कर रहा है वो सारी की सारी विद रेफरेंस टू चाइना है, और वो एनर्जी सिक्योरिटाइजेशन की पॉलिसी है। चुनाचे एक एनर्जी सेंटर के साथ अगर चाइना स्ट्रांग होना शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली इंडिया उसके काउंटर एनर्जी अलायंस के साथ उसके अलायंस सेंटर स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट उसका इंडिया का बुनियादी तौर पे वही ताल्लुक है एक्सटेंडेड नेबरहुड के साथ जो तुम्हारे भाई का है कि मैं पीडब्ल्यूडी स्वां गार्डन के अंदर अम्मी को लेके गुलबर्ग में वहां पे ग्रोसरी के लिए जाता हूँ, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए जाता हूँ, गोलगप्पे खाने जाता हूँ छोटी बहन के साथ, यानी वहां पे मैंने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। आई होप सो तुम्हें एक्सटेंडेड नेबरहुड के अंदर चाइना और इंडिया का जितना पावर कंपटीशन है उसका क्रक्स, उसका मेन एसेंस समझ आ गया। अगर ये समझ आ गया तो मुझे ओके कॉल दो। अभी भी किसी को समझ नहीं आया तो अल्लाह की कसम रोजे में मेरा गला खुश्क हो गया, मैं बुकों से तुम लोगों को मारूं। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? अब फाइनल चीज अकरम, फाइनल चीज जरा समझिए, जो ओवरऑल ग्लोब है इसके अंदर इंडिया की पॉलिसी है स्विंग स्टेट। इंडिया की पॉलिसी क्या है फातिमा? स्विंग स्टेट। अब फातिमा बड़ा मोटा सा जुमला है, जलिए, एनिमी ऑफ एनिमी इज फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ एनिमी इज एनिमी, एंड नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमी, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। फातिमा सबसे बड़ा इंडिया का इंटरेस्ट क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी, हाँ या ना? सबसे बड़ा चाइना का इंटरेस्ट क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी। और फातिमा बेटा उस एनर्जी सिक्योरिटी के लिए उसने ग्लोबल पावर कंपटीशन में स्विंग स्टेट बनना है, तो चाइना तो ग्लोबल पावर कंपटीशन में, तो ऑटोमेटिकली इंडिया पूरे ग्लोब में स्विंग उस साइड पे करेगा जहां पे एंटी अमेरिका ब्लॉकिंग है, एंटी चाइना ब्लॉकिंग है। तो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता इस इशू की वजह से, चाइना सेंट्रलिटी की वजह से इंडिया रशियन ब्लॉक से दूर होता जा रहा है, और इंडिया अपनी पॉलिसी, ठीक है, इंडिया अपनी पॉलिसी सारी की सारी, ठीक है, किसके गिर्द बना रहा है? इंडिया अपनी सारी की सारी पॉलिसी बना रहा है, ठीक है, यूएसए सेंटर्ड, ऑस्ट्रेलिया सेंटर्ड, जापान सेंटर्ड
और यूरोप सेंटर्ड, और आहिस्ता आहिस्ता इस पॉलिसी की वजह से वो लैटिन से दूर हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता इस पॉलिसी की वजह से, ठीक हो गया, आहिस्ता इस पॉलिसी की वजह से, ठीक है, वो लैटिन से दूर हो रहा है, वो रशिया से दूर हो रहा है, और वो ऑटोमेटिकली चाइना से दूर हो रहा है। उसकी पॉलिसी जापान, यूरोप, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया सेंटर्ड है। आई होप सो। अभी भी मुबीन, अगर तुम्हें इंडिया के किसी भी चाल की समझ ना आए तो मेरे पे लानत, तुम लोगों के ऊपर तो होगी। ठीक है, आई होप सो तुम्हें इंडिया के हर कोल फेल का अंदर बाहर से पूरा थीम समझ आ गया। अगर ये थीम समझ आ गया तो प्लीज मुझे ओके कॉल दो। अब तुम्हें इंडिया की पूरी पॉलिटिक्स समझ आनी चाहिए। आई होप सो ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट तुम लोगों का क्लियर हो। ठीक हो गया। अब इस बुनियाद के ऊपर हमारी आखिरी फॉरेन पॉलिसी रह गई, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। रिमशा बेटा, मैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के सारे थीम डिस्प्ले करने लगा हूं। मैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के सारे थीम डिस्प्ले करने लगा हूं। थीम पेपर के ऊपर लिख लो, उसके बाद मैं समझाऊंगा। या लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना है? लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना है? चलो स्क्रीनशॉट लो सारे। नैला बेटा, इजाजत के बगैर नहीं लेते। शबाब मैं अभी पढ़ाऊंगा। स्क्रीनशॉट लो सारे के सारे। चलो अगली क्लास बच्चों, आज के तीनों तीनों फॉरेन पॉलिसीज क्लियर होगी। आज के कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो बच्चों, अब फिजा बेटा, अब ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं पढ़ाने की कोशिश मिनाहिल इस एंगल से कर रहा हूँ कि आज के बाद तुम कोई भी करंट अफेयर पढ़ो ना, तो तुम्हें लार्जर पिक्चर के अंदर उस मुल्क का ओवरऑल स्ट्रेटेजिक डायमेंशन पता हो। तुम्हें पता हो कि ओवरऑल वो बिगर पिक्चर क्या है जिसके जरिए वो मुल्क ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो अब तुम कोई भी करंट अफेयर पढ़ो, तुमने दिमाग के अंदर ये पॉलिसी जरूर रखनी है, क्योंकि जब ये पॉलिसीज दिमाग में होंगी ना, तो ऑटोमेटिकली जो कुछ हो रहा होगा तुम उसे कोरिलेट कर पाओगे, और तुम ये भी ऑटोमेटिकली जज कर पाओगे कि फ्यूचर में इस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली क्या क्या होने जा रहा है। निमिषा, मैंने बुक्स बताई तो थी, सर फरीद का मैगजीन और करंट अफेयर्स की बुक है। अब्दुल्ला नहीं। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं। अगली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगली क्लास में हम मेजर चीजें कर लेंगे सारी की सारी। ठीक है, ओके, टेक केयर।